आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है और यह आपका इंटरव्यू क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग झारखंड में नक्सलवाद को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति थी 2018 में जिसका संशोधन हुआ था, उस चीज़ को भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चूँकि झारखंड में नक्सलवाद की समस्या रही है, तो इससे संबंधित प्रश्न जो है इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के लिए आपका मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगे और इन्हीं 10 क्लासेस में पूरा इंटरव्यू का कोर्स जो है हम लोग ख़त्म करेंगे। इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा कोर्स जो है आपके लिए फ्री रखा गया है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ करके जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद हम लोग जेपीएससी का एक फ्रेश बैच भी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि बेसिक्स से लेके मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी और वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, क्लास भी और पीडीएफ भी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को करते हैं। तो जो भी नक्सलवाद से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं उनको हम लोग एक बार कवर अप करते हैं। तो नक्सलवाद जो है ये देश के कह लीजिए या फिर राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और नक्सलवाद किस विचारधारा पर आधारित है? तो आपको याद रखना है, माओवादी विचारधारा पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो माओवादी शब्द जो है ये कहाँ से आया? तो मेन शब्द जो है वो माओ है। और माओ कौन थे? तो एक चीनी क्रांतिकारी थे। तो माओ एक चीनी क्रांतिकारी था और जिसने किसानों और श्रमिकों की शासन की स्थापना के लिए सशस्त्र विद्रोह किया था। मतलब ये निम्न वर्ग जैसे कि किसान और श्रमिकों के लिए लड़ाई अपना आरंभ किए और ये विद्रोह जो था ये शांतिपूर्ण विद्रोह ना होकर के ये एक सशस्त्र वाला विद्रोह था, मतलब हथियार से युक्त, मतलब मारकाट। तो सबसे पहला बात कि अगर ये पूछा जाए अगर आपसे इंटरव्यू में कि झारखंड में नक्सलवाद की समस्या है कि नहीं है, तो आप इसको कहेंगे कि यस। फिर वो पूछेंगे कि नक्सलवाद जो है किस विचारधारा पर आधारित है, तो आंसर देना है माओवादी विचारधारा पर। अब इसी से वो धीरे धीरे आपसे पूछते चले जाएंगे और आपको जवाब देते जाना है। फिर माओ शब्द है माओवादी में, तो माओ कौन था? तो ये चीनी क्रांतिकारी था जिसने सशस्त्र विद्रोह किया था। किसके लिए? तो किसानों और श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए। तो यहाँ तक तो लगता है कि ये माओवादी कंसेप्ट तो अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे किसानों और श्रमिकों की बात कही जा रही है। तो इसमें विचारधारा अच्छी थी, लेकिन विद्रोह का जो तरीका था वो काफ़ी गलत था। तो ये सशस्त्र विद्रोह जो कर रहे थे ये चीज़ गलत है। बाकी जो जिनके लिए लड़ाई की जा रही है जैसे किसान और श्रमिक के लिए, ये तो होनी ही चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपका ये सशस्त्र वाला तरीका जो है ये नेगेटिव पॉइंट को दिखाता है। अब हम लोग भारत में बात करें तो भारत में नक्सल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और मान लीजिए आप इंटरव्यू के दौरान ये दो नाम भूल जाते हैं और आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ही लेता है कि भारत में नक्सल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो ऐसे स्थिति में आप सीधा सा कोशिश करेंगे कि सॉरी बोलने का और ये बताने की कोशिश करिएगा कि अभी आपके माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा है। बस इतना कह के आप कहिएगा तो आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती टाइम वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं तो उससे आपका मार्क्स जो है कम होगा। और इंटरव्यू में कभी भी आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, ये चेक होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका बोलने का या फिर इंटरव्यूअर को फेस करने का तौर तरीका किस प्रकार से है, आपको जो चीज़ें नहीं पता है उन चीज़ों को आप किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से चल रही है, यही इन्हीं चीज़ों को इंटरव्यू में देखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही देना है आपको। जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं पता तो उसको आप स्किप करने का कोशिश करिए, लेकिन सॉरी बोलते हुए। कई बार बहुत से क्वेश्चंस के आंसर सही देने के बावजूद भी इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही नहीं देते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं, फिर भी आपके नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे चेक होता है आपका मेनली कॉन्फिडेंस का। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और भारत में ये स्टार्ट हुआ था आपका वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िला में। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत ज़िला है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और यहीं से आपका नक्सली
जो है नक्सल आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। तो इसी गांव के नाम के आधार पर और ये किस प्रकार की विरोध थी, तो एक सामंती व्यवस्था या फिर आप कह लीजिए जो ज़मींदारी व्यवस्था थी उसी के विरुद्ध में एक उग्र प्रतिक्रिया था, जिसको लीड कर रहे थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो हिंसा एवं खूनी क्रांति के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना करना, मतलब समाज में समानता हो, मतलब कोई भी अपर लोअर का कंसेप्ट जो है वो ना हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ जो तरीका था हिंसा और खूनी क्रांति का, ये तरीका सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आंदोलन का जो उद्देश्य था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसकी जो कार्य पद्धति थी वो बिल्कुल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। और आज के डेट पे अगर देखें तो ये जो विचारधारा है ये इसका स्वरूप बदल चुका है, और ये अब किसान और श्रमिकों के लिए न लड़ाई करके ये एक आपराधिक संगठन के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें लेवी के लिए, मतलब धन की उगाही के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है। नक्सलवाद के उत्पन्न होने की क्या क्या कारण रहे थे उसको देखिए। तो पहला तो है कि भूमि का असमान वितरण। भूमि मनुष्य के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है, और यहाँ पे आप सोच के देखिए कि अगर आपका ज़मीन जो है किसी और को दे दिया जाए, या फिर आपको जितना मिलना चाहिए उतना अगर आपको नहीं मिलेगा, तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और इसी इनजस्टिस के कारण आप जो है बदला लेने की भावना से नक्सल के गिरोह में, नक्सल के प्रभाव में आते हैं, और फिर आप भी नक्सली बन सकते हैं। तो ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे इस तरह से हुआ था, मतलब भूमि का असमान वितरण के कारण। नक्सलवाद के उत्पन्न होने की जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपका इनजस्टिस। अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो आप आराम से इन सब चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। छुआछूत भी एक प्रकार का इनजस्टिस है। भूमि अलगाव, मतलब भूमि का अवैध हस्तांतरण, मतलब धोखे से आपकी भूमि को किसी और को ट्रांसफ़र कर देना, तो ये भी एक प्रकार का इनजस्टिस है। पुलिस के द्वारा अत्याचार, ये भी इनजस्टिस। भौगोलिक संरचना, यहाँ पे बहुत पहाड़ पर्वत है, जंगल है, तो जिसकी वजह से ये जो है इनको संरक्षण काफ़ी समय तक मिलता है जंगल होने के कारण। नेक्स्ट आपका गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये भी कारण है, क्योंकि ऐसे लोग जो है जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। फिर है काश्तकारों का शोषण। जो किसान हैं उनको, उन पे अत्याचार किया जाता था, काश्तकारों के द्वारा उनका तरह तरह से शोषण किया जाता था। तो ये सभी आपके नक्सलवाद के उत्पन्न होने का कारण है। उपाय क्या हो सकता है इसका? तो उपाय है कि पुलिस का आधुनिकीकरण होना, मतलब पुलिस को आधुनिक हथियार दिए जाने चाहिए, और फिर एक अच्छा सूचना तंत्र होना चाहिए। पुलिस को समय समय पे प्रशिक्षण देना चाहिए। जो भी भूमि अलगाववाद हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। नक्सलियों के द्वारा जो लेवी ली जाती है, मतलब किसी भी, जैसे मान के चले कि सड़क पार होना है तो उससे अवैध उगाही की जाती है नक्सलियों के द्वारा, तो उसी को लेवी कहते हैं। तो इस लेवी को बंद करना चाहिए। जितने भी थाना है उनको सुदृढ़ करना चाहिए, और ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, और सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल देनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए, और सरकार को विस्थापन से पहले ही पुनर्वास की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पे रोक लगाया जा सकता है। एक योजना है कह लीजिए, या फिर एक मिशन है, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से जानते हैं हम लोग, और ये 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इस ग्रीन हंट के अंतर्गत नक्सलियों को पकड़ने के लिए स्पेशल सर्च एवं कॉम्ब ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में क्या किया गया था, तो ये लाइन आपको याद रखना है। ये क्या है आपका? तो ठोस सूचना पर आधारित है, और जिसमें कोशिश होती है कि कम से कम निर्दोष लोगों की हत्या हो। सरकार इस बात पर भी जोर देती है कि
जिस क्षेत्र में ऑपरेशन किया गया है वह उसके बाद ऑपरेशन के बाद वहाँ उस क्षेत्र पर विकास की गति जो है काफ़ी तीव्र कर दी जाए, ताकि दोबारा नक्सलवाद उस जगह पे न पनप सके। रेड कॉरिडोर भी पूछा जा सकता है कि रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है, तो ये आपका नक्सलवाद से है। इसमें 5 राज्य आते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। ये 5 राज्य के नाम आपको याद रहने चाहिए। और झारखंड में आपका 3 जिला जो है, जैसे कि चतरा, लातेहार, पलामू, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अभी ऑपरेशन ग्रीन हंट में क्या होता है कि सीआरपीएफ और राज्य पुलिस जो है ये दोनों इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। मतलब सीआरपीएफ के जवान और राज्य पुलिस के जवान ये दोनों मिल करके ऑपरेशन ग्रीन हंट को किसी भी क्षेत्र पे एक्टिव करते हैं। अब अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो झारखंड में जो सबसे सक्रिय माओवादी संगठन है वो है आपका एमसीसीआई और पीपल्स वार ग्रुप। तो 2004 में यही दोनों मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिसको हम लोग माओवादी के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में इसको हम लोग माकपा कहते हैं। और आज के समय में राज्य में सबसे अधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन कोई है तो वह है माकपा, या फिर कह लीजिए माओवादी। चतरा में और भी कुछ, चतरा, लातेहार और पलामू, यहाँ पे और भी है, देखिए टीपीसी, जिसको तृतीय प्रस्तुति कमेटी बोलते हैं, और झारखंड प्रस्तुति कमेटी। ये 2 भी उग्रवादी संगठन है और ये दोनों भी लातेहार, चतरा और पलामू में एक्टिव है। अगर राज्य में 24 ज़िले हैं तो 24 ज़िलों में से 2 ज़िलों को छोड़ दीजिए, देवघर और पाकुड़, तो बाकी के 22 ज़िलों में उग्रवाद प्रभावित है। तो ये आपका उग्रवाद से संबंधित या फिर माओवाद से संबंधित, तो ये जो नक्सलवाद की समस्या है झारखंड में, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे। और बाकी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे कुछ भी प्रकार की चीज़ पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप लोग मेंस पास करके इंटरव्यू में जाएंगे तो आप में इतनी काबिलियत है कि आप लोग उस इंटरव्यू को आराम से फेस कर सकते हैं। बस आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि डरना किसी भी हाल पे नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं, क्योंकि वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वो भी आपको नंबर देना चाहते हैं। और आप इतना बड़ा एग्ज़ाम को अगर मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी चाहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले। तो जब आपके घर वाले चाह रहे हैं, जब आप भी चाह रहे हैं, जब भगवान भी चाह रहा है, और जब इंटरव्यूअर खुद चाह रहा है कि आप सेलेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डरना क्यों है। मतलब ये है कि सब कोई आपके पक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप डरते हैं तो आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करने वाले हैं। तो ये सब पॉजिटिव बात अपने मन पे लाइएगा, तो आपका जो डर है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगा। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो रांची में बहुत से मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं, बहुत कोई फ्री में भी आयोजित करते हैं। आप जा करके वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन का सारा क्रेडिट वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लेगा। तो ये बात देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक ही है। अब आता है झारखंड प्रत्यार्पण और पुनर्वास, तो जो कि एक संशोधित नीति है 2018 में। पहले ये नीति आई थी 2009 में और फिर 2012 में कुछ संशोधन किया गया था। अल्टीमेट संशोधन जो है 2018 में किया गया था, और इसी के बारे में बताना है आपको। पहले की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी जटिल थी, इतनी जटिल कि अगर कोई माओवादी या फिर नक्सल या फिर उग्रवादी जो है सरेंडर करना भी चाहते थे तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि नियम काफ़ी कठोर थे। इस संशोधित नीति के तहत क्या किया गया कि जो जोनल कमांडर या फिर उसके ऊपर के स्तर के जो उग्रवादी थे, जिसको श्रेणी ए में रखा गया है, उनके सरेंडर करने पर पहले 5 लाख की राशि दी जाती थी, उसको बढ़ा करके अब 6 लाख कर दिया गया है। और जोनल कमांडर से नीचे के जो भी उग्रवादी होते थे उसको बी श्रेणी में रखा गया है, और उनके सरेंडर में जो राशि 2.5 लाख की थी उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि वो उग्रवादी का काम छोड़ दिए, तो अब कुछ व्यवसाय भी करना होगा उसको रहने के लिए, तो इसके लिए सरकार ने बैंक से 4 लाख रुपए ऋण देने का प्रावधान किया है।
और भी है इसमें कि उग्रवादी को 5 लाख रुपए का और उसके जो परिवार के जो भी आश्रित लोग हैं उनको 1 लाख रुपए का जीवन बीमा जो है सरकार कराएगी। तो ये सब क्राइटेरिया डाल दिया गया है आपका 2018 में, जिसके वजह से उग्रवादी आराम से अब सरेंडर कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जो उग्रवाद की जो समस्या है झारखंड में कम होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन सरकार को क्या करना होगा कि विकास का कार्य जो है वो तेज़ी से करना होगा ताकि उग्रवाद जो है दोबारा से ना पनप सके। साथ ही साथ जो भी इनजस्टिस जिस लेवल पे किया जाता है लोगों के साथ, वो इनजस्टिस पे भी रोक लगनी चाहिए। तो ये आपका नक्सलवाद की समस्या से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो आपका इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर भी कर देंगे। और अब आप लोग का इंटरव्यू वाला जो क्लास है ये रेगुलर आएगा और हम लोग बीच बीच में जो भी सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं 7th JPSC के उनसे भी आप लोग को रूबरू करवाते रहेंगे। और आप लोग एडिशनल में अगर हो सके तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ जो है यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप वो सब देखेंगे तो उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से रूम के अंदर जाना है, किस प्रकार से आपको कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।